शहरों में तो कॉलेज खोले जा सकते हैं, संसाधन भी कई हो सकते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट अगर स्ट्रांग हो तो कुछ भी हो सकता है, परंतु गांव देहात तक, दूर दराज तक, तांडा झोपड़ियों तक शिक्षा ले जाने का काम एक पीढ़ी ने किया था और उस पीढ़ी के प्रति वसंतराव काले जी, मैं उनको सबसे पहले नमन करता हूं कि हमारी ये बच्चियां यहाँ आज नहीं होती अगर वसंतराव काले जी यहाँ स्कूल कॉलेज नहीं होते। तो सबसे पहले मैं उनको अभिवादन करता हूं। 3 वक्ताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपनी महत्वपूर्ण बातें यहां रखी। पहले वक्ता चौगुले जी, रमेश चौगुले जी, जो धाराशिव से हैं, एक शिक्षक की नजर से शिक्षा नीति और भाषाई रोजगार को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी। हमारे दूसरे मित्र हैं डॉक्टर एम.पी. घोड़गे जी, ये नेता है, शिक्षक भी है, पर शिक्षक होने से पहले नेता है। नेता शिक्षक नहीं है, तो नेता शिक्षक होने के कारण उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कमियों को, उसकी सीमाओं को और इस शिक्षा नीति के आ जाने के बाद क्या कुछ हमारे शिक्षा क्षेत्र में हो सकता है, उसका एक चित्र उन्होंने उपस्थित किया। घोड़गे जी की वक्तव्य में चिंता भी थी, विरोध का स्वर भी था, दबाए जाने का भय भी था, बिखर जाने का एहसास भी था। तो घोड़गे जी ने कुछ महत्वपूर्ण एक नया पक्ष अपने वक्तव्य के माध्यम से उन्होंने दिया। मैं विशेष रूप से जिनका उल्लेख करना चाहूंगा वे हैं वीर शेट्टी मैलुरकर जी। आप शायद नहीं जानते, मैलुरकर जी की पढ़ाई हमारे ही घर में उधीर से वे विद्यार्थी, और उनका वक्तव्य सुनते समय यह एहसास भी हो रहा था सर कि यह हमारा प्रोडक्ट है, महाराष्ट्र का प्रोडक्ट है। और जब महाराष्ट्र का प्रोडक्ट कर्नाटक में जाता है, मराठी में एक शब्द है सर, वो समझ आ गया, उसको कहते हैं 52 कृषि सूत्र, ये 24 कैरेट है। ये उदगीर की उपज है। संज्ञावाद सर की छत्र छाया में वे पले बढ़े हैं, संपोषण हुआ है उनका, तो कहीं ना कहीं वो भी चीज झलक रही थी। और जो शुरुआत उन्होंने की कि 3 शब्दों को लेकर मैं बात करूंगा, एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दूसरा लैंग्वेजेस और तीसरा जॉब्स, रोजगार, टू द पॉइंट। महाराष्ट्र के लोग ऐसे हैं, टू द पॉइंट, तो मैं भी टू द पॉइंट की बात करूंगा। परंतु आप सबको जिन्होंने यहां आज एकत्र किया है, प्राचार्य रत्न हरिदास खेरे जी, उनके लिए एक ही शब्द काफी है, वो शब्द है मैग्नेट। और मैग्नेट क्या होता है? वो मैग्नेट जो होता है परिस की तरफ होता है, सारी चीजें उस मैग्नेट की तरफ आकर्षित होती है। फिर भी आप जब हमें फोन करते हैं, ना कहने की हिम्मत है हमारी
बता दूं और फिर मूल विषय पर आ जाऊं। देखिए मित्रों, किसी भी संस्था के, शैक्षणिक संस्था के विकास में 5 घटकों का बड़ा योगदान होता है, 5 इकाइयों का बड़ा योगदान होता है। क्योंकि शिक्षण नामक जो एक कंसेप्ट है उसको आकार देने में 5 घटक काम करते हैं। पहला होता है कार्यशील संस्था चालक, दूसरा घटक होता है प्रयोगशील प्राचार्य, यहां पर प्रयोग करना, क्योंकि एजुकेशन का दूसरा नाम ही प्रयोग। भारत सरकार जो नई शिक्षा नीति लाई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई है, वो भी एक प्रयोग ही, एक्सपेरिमेंट ही है। अब उसका परिणाम क्या होगा, उसका फल क्या मिलेगा, वो बात की बात है। लेकिन जब एक प्रयोगशील प्राचार्य होता है तो वह सतत यहां की मिट्टी को, यहां के लोगों को, यहां के प्रत्येक घटक को ऐसे पुश करता है, पुश। और जब प्रयोगशील प्राचार्य होता है तो वो एक और काम करता है, वो केवल पुशअप नहीं करता, मैं हूं ना ये कहता। और जब प्राचार्य पीछे होता है तो सेना दौड़ने लगती है। तो प्रयोगशील प्राचार्य भी यहां है। तीसरा घटक है मित्रों अभ्यासु विद्यार्थी। ये तीसरा घटक बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा को आकार देने में और उसका केंद्र बिंदु ही विद्यार्थी है। अगर विद्यार्थी अध्यवसायी है, अभ्यासु है, तो शिक्षा क्षेत्र को गति मिल जाती है। चौथा घटक होता है जिज्ञासु शिक्षक। व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, हमें ये करना है, वो करना है, विद्यार्थियों को आकार देना है। और ये काम एक शिक्षक ही कर सकता है। और बिल्कुल 5वां और अंतिम घटक होता है, वे है सजग नागरिक। नागरिक, सजग नागरिक, विद्यार्थी, शिक्षक, संस्था चालक और प्राचार्य, ये 5 घटक जहां एकत्र आते हैं वहां नवी पीढ़ी होती है। ये नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या निर्माण करना चाहती है? मैंने कुछ अंश आपके सामने सभी वक्ताओं के रखे, उनको मैं दोहराऊंगा नहीं, पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। 1986 में एक शिक्षा नीति आई थी और उसके 34 साल बाद सन 2020 में डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट आने दिया। 34 साल बाद 1948, 1952, 1968, 1986, 1992, जो 86 की ही शिक्षा नीति में थोड़ा सा संशोधन हुआ था। ये हमारे पड़ाव है शिक्षा क्षेत्र के, जो नई शिक्षा नीति के रूप में यहां सामने आ रहे थे। हम थोड़ा एक और कंसेप्ट पर क्लियर करो, स्पष्ट करो। सर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रोजगार के अवसर क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरानी शिक्षा नीति और ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अंतर क्या है। वैसे हम यहाँ जो टीचर्स बैठे हैं, मान्यवर अतिथिगण बैठे हैं, आदरणीय मधुकरराव जी बैठे हैं, ये हम सब पुरानी शिक्षा नीति के प्रोडक्ट हैं। और मुझे लगता है कि हम खराब नहीं हुए, हम खराब नहीं। तो पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति में ऐसा क्या बदलाव लाया गया जो हम इस शिक्षा नीति के माध्यम से अलग अलग नई चीजें करना चाहते हैं। मित्रों, कोई भी शिक्षा नीति राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अतीत का विश्लेषण करते हुए
वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और भविष्य की संभावनाओं का संज्ञान लेते हुए बनाई जाती है। सन 2020 की जो शिक्षा नीति है, यह शिक्षा नीति पंचसूत्रों पर खड़ी है। कौशल विकास, चौथा सूत्र है ज्ञान को सर्वोत्तम महत्व, अनुसंधान को सर्वोत्तम महत्व देना, और पांचवी इसकी सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है साधना या तपस्या। अब शिक्षा की ओर कैसे देखते हैं? कल तक हम शिक्षा की ओर एक मूल्य के रूप में देखा कि शिक्षा हमें मूल्य देती है, शिक्षा हमें विचार देती है, शिक्षा व्यक्तित्व को विकास आकार देती है, व्यक्तित्व का विकास करती है, शिक्षा मन, बुद्धि और शरीर का को सुदृढ़ बनाती है। अब समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वैसे अब हम कहने लगे हैं कि शिक्षा केवल मूल्य न दे। ठीक है, पारंपरिक शिक्षा ने मूल्य दिए, पारंपरिक शिक्षा ने वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दिया, ये ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं रोजगार। हमने कहा कि भाई ये बीए के लिए भी लिए, बीकॉम के लिए, बीएससी के लिए, पीजी भी किए, हमें रोजगार कहा है। हम ठीक है, आप कह रहे हैं कि विज्ञान मिला हमें, विज्ञान मिला हमें, चेतना मिली हमें, दृष्टि मिले हमें, फिर भी हम कह रहे हैं कि रोजगार कहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भाषा के माध्यम से रोजगार दिलाने के लिए एक योजना लेकर आई है। हमें यह समझना होगा कि यह शिक्षा नीति भाषा के माध्यम से सभी भारतीय भाषाएं, त्रिभाषा सूत्र का भी उल्लेख हुआ। त्रिभाषा सूत्र का घनघोर विरोध भी हमारे देश में हो रहा है।